नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा मिश्रा। लोकतंत्र का महासमर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है और इस बार का महापर्व कई मायनों में खास रहा। इससे पहले कभी मतदान प्रक्रिया 9 चरणों तक नहीं खींची थी। इस ऐतिहासिक महासमर के अंतिम चरण के प्रचार का शोर आज शाम थम गया और इसके साथ ही ये आखिरी मौका था सभी पार्टियों के दिग्गजों के लिए अपनी अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचाने का। इन सीटों पर 12 मई को वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि 12 मई को उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की शेष बची 41 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और जिन प्रमुख प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है उनमें बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के अलावा केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, जाने माने फिल्म निर्देशक प्रकाश झा और कांग्रेस से बीजेपी में आए जगदंबिका पाल का नाम शामिल है। आपको बता दें कि इससे पहले 543 संसदीय सीटों में से 502 पर चुनाव संपन्न कराया जा चुका है। तो पिछले 2 महीने से सियासी रण को जीतने के लिए जो तैयारियां की गई थी, दिग्गज जो तैयारियां कर रहे थे उन पर विराम अब लग गया है। शनिवार शाम 6 बजते ही आखिरी चरण के चुनाव प्रचार पर विराम लग गया और अब 12 मई को आखिरी चरण में 3 राज्यों की 41 सीटों पर मतदान होगा। थम गया आखिरी चरण का चुनाव प्रचार। 12 मई को डाले जाएंगे वोट। 3 राज्यों की 41 सीटों पर होगी वोटिंग। 12 मई को मतदान से पहले शनिवार शाम चुनावी शोर थम गया। अब न तो सियासी चहलकदमी होगी और न ही गलियों में नेताओं का रैला दिखाई देगा। न लाउड स्पीकरों की तेज आवाज सुनाई देगी, न तो झंडे लगेंगे और न ही बैनर होर्डिंग और न ही कोई जनसभा करता नेता नजर आएगा। अब प्रचार सामग्री का भी इस्तेमाल नहीं होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की तारीख से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लग जाती है। 12 मई को 9वें और आखिरी चरण के लिए मतदान होना है। 3 राज्यों की जिन 41 सीटों पर मतदान होगा उनमें उत्तर प्रदेश के 18, पश्चिम बंगाल की 17 और बिहार की 6 सीटों पर मतदान होगा। 12 मई को होने वाले मतदान में सबसे ज्यादा निगाहें उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर रहेगी, जहां से बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मोदी का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी अजय रॉय और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल से होगा। लोकतंत्र के महापर्व के आखिरी चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा उनमें बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी, मुलायम सिंह, अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, फिल्म निर्देशक प्रकाश झा और जगदंबिका पाल। ये पहली बार था कि लोकतंत्र का महापर्व इतने लंबे दिनों तक चला। इससे पहले कभी भी मतदान प्रक्रिया 9 चरण में नहीं हुई। महासमर के प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों के पास भी ये आखिरी मौका था मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने का। बहरहाल चुनाव प्रचार थम चुका है और 12 मई को मतदान के साथ ही दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में लॉक हो जाएगी। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो 12 मई को 9वें चरण का मतदान होगा और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव का ये महासमर संपन्न हो जाएगा और उसके बाद बस इंतजार की घड़ियां बची रहेंगी। 16 मई का इंतजार सबको होगा। तो बहरहाल आज हम चर्चा करेंगे 9वें और आखिरी चरण के मतदान पर भी और साथ ही तमाम दिग्गजों पर भी जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। इस आखिरी चरण में किन किन सीटों पर चुनाव होना है, उन सीटों का भी जिक्र करेंगे कि किसका पलड़ा कहां से भारी है। और आपको बता दें कि हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है इस वक्त। सबसे पहले हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर कुमार रामाकृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सीपीआई के लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर केहर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के नेता दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस के नेता हमारे साथ देवेंद्र पटेल इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामाकृष्णा जी के पास चलेंगे। रामाकृष्णा जी, किस तरीके से आप देखते हैं, कई मायनों में इस बार का चुनाव खास रहा, खासकर अगर समय सीमा की बात करें, 9 चरणों का इतना लंबा पूरा चुनाव प्रचार का समय रहा। तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी अपने इस चुनाव के दौरान। खासतौर पर बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ रैलियां की।
कुल मिलाकर अब जो है चुनाव प्रचार का शोर थम गया है आज, और अब सिर्फ आखिरी चरण का मतदान रह गया है। 12 मई का सबको इंतजार है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि चुनाव प्रचार जो अभी तक का रहा उसे आप किस तरीके से देखते हैं? पूजा जी, सबसे पहले तो ये बताया कि 1984 जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद जो उस समय जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें 64% पोलिंग हुआ था। अभी हमको ये देखना है कि 12 तारीख के बाद जब इलेक्शन समाप्त होगा तो 64% का रिकॉर्ड टूट पाता है, नहीं टूट पाता है। अगर रिकॉर्ड ना भी टूटे, कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं लगता, हर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2% मतों की कमी रहेगी। लेकिन 1984 के इलेक्शन में और इस बार के इलेक्शन में एक फर्क है कि जो 84 में इतना ज्यादा मत पड़ा था वो एक भावनात्मक वोट था, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उसके कारण जो आम जनता घर से बाहर निकल करके बूथ तक गया और जाकर के वोट डाला, और भारी संख्या में जो है आप देखें कांग्रेस भारी बहुमत से जो उसमें जीता था। लेकिन इस बार के इलेक्शन में आप देखेंगे कि इस बार के इलेक्शन पहली बार ऐसा आजाद हिंदुस्तान में कि आपको बहुत ज्यादा आपको एक उत्साह देखने के लिए नजर आ रहा है। बेशक कोई हारे कोई जीते, और इसकी शुरुआत देखेंगे पिछला जो मध्य प्रदेश और राजस्थान इलेक्शन से स्टार्ट हुआ था, दिल्ली के इलेक्शन से, वहां से इसकी जो है एक शुरुआत हुई है। तो हमको लग रहा है कि पहला इलेक्शन जिसमें युवा वर्ग का जो है काफी ज्यादा आपका भागीदारी होने जा रहा है। लेकिन दूसरे तरफ हम ये भी कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि आने वाले कल में जब इलेक्शन हो तो क्या इतना लंबा इलेक्शन देश के अंदर होना चाहिए? देश के हित में है कि 2-2 महीना तक इलेक्शन चले? हमको लगता है कि इतना लंबा 16 मई को रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके पहले एक चरण बाकी है रामाकृष्णा जी। लेकिन चुनाव प्रचार के लिहाज से आपको क्या लगता है कि किस दल ने बाजी मारी है? ये पहला इलेक्शन ऐसा है कि जिसमें पार्टी बनाम पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ है। ये लड़ाई बीजेपी बनाम न कांग्रेस हुआ है न दूसरे पार्टी के साथ हुआ है। इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी बनाम अदर्स इलेक्शन हुआ है जी। या तो नरेंद्र मोदी के समर्थन में लोग थे या तो नरेंद्र मोदी के विरोध में लोग थे। और हमको सबसे बड़ा तो ये लग रहा है कि जो कांग्रेस के भी घोर विरोधी हैं वो भी जो है सब कुछ भूल करके नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट या प्रो में जो है जाकर खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी को जो घेरने के लिए जो उन सबका जो एक प्रयास रहा है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी नरेंद्र मोदी की भी कि एकदम शतरंज के बिसात पे नाप तौल करके उन्होंने अपने प्रचार के मूवमेंट को बढ़ाया है। पहला 3 चरण में अगर आप देखेंगे तो उनको कॉम्युनल बोला गया, कास्टिस्ट बोला गया, जितना चीज हुआ, और नरेंद्र मोदी इसका जवाब नहीं दिए। नरेंद्र मोदी सीधा जो विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो कोशिश की कि पार्टी जो है इनसे निपटा जाए। लेकिन जैसे ही 3rd और खास करके 4th फेज का जब इलेक्शन खत्म हो रहा है उसके बाद नजर आया कि नरेंद्र मोदी जो है बहुत ज्यादा आक्रामक तेवर, क्योंकि एक लंबा इलेक्शन प्रोसेस, उनको मतदाताओं को जो है अट्रैक्ट भी करना है, उनको प्रभावित भी करना है, और तब उन सब चीजों का जवाब देना नरेंद्र मोदी जो है देखेंगे आप स्टार्ट कर दिया, जो कि 1st और 2nd फेज में कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो उनको घेरने की कोशिश कर रही थी। तो इस तरीके से हमको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कंटिन्यू सातों के सातों फेज में मतदाताओं को जो है अपने साथ बांधने में कामयाब रहे हैं। बांधने का मतलब मेरा ये नहीं कि वोट मिला या नहीं मिला, लेकिन उनका एक ऐसा प्रयास रहा कि जो भी बोल रहे थे मतदाता उनको सुनने के लिए कोशिश कर रहे थे। बेशक उसको वोट में कितना ट्रांसलेट कर पाए या वोट कितना कर पाए वो जो है आने वाले कल में पता चलेगा। चलिए दिनेश जी से ही इस पर बात कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार पर। दिनेश जी, कहा ये जा रहा है कि इस चुनाव प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले से तैयारियां कर दी थी, कहां कहां उन्हें रैली करनी है, ये तमाम भी तैयारियां जो काफी पहले से की जा रही थी। और आप देखने को भी ऐसा मिला, रिकॉर्ड तोड़ नरेंद्र मोदी ने रैलियां की हैं, जगह जगह गए हैं। मतलब एक तरीके से सारे जगहों को उन्होंने छुआ है, सभी जाति समाज को उन्होंने छुआ है, जाकर सभी जगह जाकर लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की है। बीजेपी के लिहाज से इस चुनाव प्रचार को कैसे देखा जा रहा है और कितना उम्मीद है नरेंद्र मोदी के इस चुनाव प्रचार पर बीजेपी को? पूजा जी, जो आपने कहा कि 1 साल पहले से नरेंद्र मोदी की तैयारी शुरू कर दिए थे, थोड़ा मैं उससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तब नरेंद्र मोदी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि हमको रैलियां कहाँ करनी है, उसको कितने चरणों में करनी है, कहाँ कहाँ पे मोदी जी को करनी है, कहाँ कहाँ पे अन्य नेताओं को करनी है। उसके पहले तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ही नहीं थे तो 1 साल पहले क्या अपनी तैयारी वो शुरू करते? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी निश्चित तौर पर 5 साल पहले से शुरू हो गई थी या 10 साल पहले से कर लीजिए। जब हम सत्ता में बाहर थे, एक राजनीतिक दल होने के नाते हम पुनः सत्ता में कैसे आए इसके लिए हमारी तैयारी पूरी हो, हम लोग लगे रहते हैं हमेशा। कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है और उसका परिणाम के भी कुछ दिन पहले एक सेमीफाइनल का चुनाव हुआ है 4 राज्यों में, जिसका परिणाम भी जनता के सामने आया है। निश्चित तौर पे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, अपनी बात को उनसे मैं सहमत काफी हद तक मैं अपने आप को संबद्ध करता हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि जन जन को उन्होंने छूने की कोशिश की। अगर आप देखिए तो लगभग 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा की चुनावी यात्रा उन्होंने की। मुझे लगता है कि इस बार के
या राजनीतिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले व्यक्ति होंगे चुनावी यात्रा में। 4000 से ज्यादा स्थानों पर चाय की चर्चा हुई, 5000 से ज्यादा स्थानों पर वोटरों से सीधा संवाद उन्होंने स्थापित किया, 13000 जगहों से ज्यादा पर 3D के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से वार्तालाप की। तो सबसे ज्यादा लोगों से अगर किसी ने संवाद स्थापित किया तो नरेंद्र भाई मोदी है। आज अपने लास्ट बलिया के वक्तव्य में पूजा जी उन्होंने कहा कि सबसे सटीक जो है जानकारी मैं दे सकता हूं कि देश का मिजाज इस समय क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों से संवाद अगर स्थापित करने की कोशिश किसी ने की तो मैंने की, सबसे ज्यादा लोगों को चेहरे को पढ़ने की अगर कोशिश की तो हमने की। तो आपका जो सवाल था, तो मैं निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि 100% भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की उन्होंने अब यात्रा की इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, और कई रैलियां की उन्होंने। लेकिन अगर आखिरी फेजेस की अगर बात करें, 2 चरणों की बात करें, उसके पहले नरेंद्र मोदी के प्रचार को लेकर एक बार फिर से रणनीति बनती है। भारत विजय अभियान के तहत एक बार फिर से कोशिश की जाती है कि और ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ताबड़तोड़ रैलियां का जो सिलसिला है वो एक बार फिर से रणनीति बनाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? जब लगातार नरेंद्र मोदी जनता से संवाद स्थापित कर रहे थे, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें एक बार फिर से रणनीति में बदलाव करना पड़ा और भारत विजय अभियान के तहत मतलब एक दिन में कई रैलियों को संबोधित करने का प्लान बीजेपी को बनाना पड़ा? पूजा जी, निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में सर्वाधिक डिमांड अगर किसी नेता की थी तो नरेंद्र भाई मोदी की थी। पहले हम सुशासन और विकास के नाम पर जब नरेंद्र भाई मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तब इस पूरे चुनाव को सुशासन और विकास के मुद्दा पर लड़ना चाहते थे और लड़ भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्षियों के पास, अगर मैं ये कहूं कि यूपीए के कांग्रेस के नेताओं के साथ इनको होना चाहिए था, दल सत्ता में था, इनको जब चुनाव में गए तो इनको अपने 10 वर्षों का या 5 वर्षों का लेखा जोखा लेके जनता के बीच जाना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था हमने आपके लिए ये काम किया है, आप हमको वोट दीजिए। अगर आप इस पूरे चुनाव में देखें तो अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि पूरे चुनाव में एक मुद्दा था, सिर्फ और सिर्फ मोदी। चलिए देवेंद्र जी के पास भी चलते हैं। देवेंद्र जी, दिनेश जी की बातें आप सुन रहे हैं। प्रचार में ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके का प्रचार किया है, नरेंद्र मोदी के दावा भी कर रहे हैं कि जितना संवाद मैंने किया है, लोगों को जितना मैंने सुना है, समझा है, उसके मुताबिक सबसे अच्छा मिजाज उन्होंने ही पढ़ा है। इन दावों में कितना दम दिखता है आपको? जी, मुझे हास्यास्पद लग रहा है इनका ये कहना कि सबसे पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भाजपा ने अपने हुसूलों और सिद्धांतों को छोड़ दिया, पार्टी पीछे रह गई और व्यक्ति को आगे बढ़ा दिया। भाजपा का कहीं नाम लेना भी मुश्किल हो रहा है। अगर भाजपा सरकार कह देते हैं तो तुरंत उसको मोदी सरकार कहना पड़ता है। और मोदी जी ने जिस ढंग से दुष्प्रचार करके और जनता को भ्रमित करने की कोशिश की, तो प्रथम 3 चरणों के चुनाव में 24 तक जब उनको यह साबित हो गया कि हमारा ये झूठा प्रचार जनता में नहीं चल पाएगा, इन्होंने मिशन 29 मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां इनकी सरकारें बनी थी, वहां पूरा मिशन बनाया कि हम पूरी की पूरी सीटें जीतेंगे गुजरात में। और 24 तारीख तक के इलेक्शन में जब इन स्टेटों में लग गया कि वहां भी कांग्रेस अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कर रही है, हर स्टेट में जहां जो 29 और 40 की बात कर रहे थे वहां 10 से 15 सीट कांग्रेस जीत रही है, तो इनको बौखलाहट आ गई। 24 तारीख के बाद इन्होंने स्टेट लॉजी चेंज की, सारे मुद्दे भूल गए और केवल झूठे कीचड़ उछालना, स्वर्गीय राजीव गांधी पर कीचड़ उछालना, राहुल गांधी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना, रामदेव का प्रयोग करना, केवल लांछन लगाने के अलावा, भ्रम पैदा करने के अलावा, ये जैसे बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोगों से इन्होंने संवाद किया, एक भी मीटिंग में किसी से संवाद नहीं किया इन्होंने। भीड़ इकट्ठी करी गई और उसमें केवल अपने लच्छेदार भाषण जनता को भ्रमित करने दिए गए हैं। अगर वास्तव में किसी से डिस्कस किया है तो राहुल गांधी ने किया है, कुलियों के साथ किया है, कारागारों के साथ किया है, कर्मचारियों के साथ सवाल किया का है। जवाब यहाँ पर दीजिए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रचार पर ही डिपेंड रहती है, लेकिन इस बार की अगर स्थिति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कांग्रेस पार्टी को कि राहुल गांधी अगर सिर्फ प्रचार करती हैं या सोनिया गांधी प्रचार करती हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। उसके बाद आखिरी के चरणों में देखा गया कि राहुल गांधी को पीछे करके प्रियंका गांधी को आगे कर दिया गया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था क्या कि राहुल गांधी से काम नहीं चलेगा या सोनिया गांधी से काम नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है।
पूजा जी, इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि अमेठी और रायबरेली को हमेशा प्रियंका गांधी ने संभाला है। और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में चुनाव को प्रचार को निकली हैं, पूरे देश में नहीं निकली हैं। चलिए आती हूँ आपके पास, देवेंद्र जी राहुल आपके पास गांधी आती हूँ और वापस। केहर जी से भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। केहर जी, आप किस तरीके से देखते हैं अपनी पार्टी को इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच अगर बात की जाए तो किस तरीके से देखते हैं आप अपने चुनाव प्रचार को? देखिए, पार्टी का देखने का सवाल तो ये है कि अभी हमारे बीजेपी के साथियों ने कहा कि हम विकास के नाम पर जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो विकास के अगर देखा जाए तो विकास को आप देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें वहाँ कौन कौन सा विकास हो रहा है। उस विकास के ऊपर जो है कहीं छाया नहीं डाली गई है, केवल कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है। जवानी जंग है ये विकास की। तो रहा सवाल ये कि अब इन पार्टियों का जो चरित्र है उसे आप देखें तो वो तो ये नहीं लगता कि ये जो लोकतांत्रिक चरित्र होगा इनका जो चरित्र है आज ये है कि हमें किसी तरीके से सत्ता मिल जाए, लेकिन देश नहीं चाहिए, न देश की जनता चाहिए, केवल सत्ता चाहिए। और सत्ता की लड़ाई में इधर से जो है घोटालेबाज इधर को शामिल हो गए, इधर के घोटालेबाज इधर को शामिल हो गए, और सरकार जो है ये बनाने का दावा कर रही है। मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि हवा दूसरी बात बनाने की ये है कोशिश की गई। कि रहा सवाल हमारा कि भाई वामपंथियों का क्या नजरिया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और इस वामपंथी साथियों का जो नजरिया है वो ये देश के हित में है और देश के साथ चलने का है, देश की जनता को साथ लेने का है। और देखने को ये लग रहा है कि इन दोनों में से जनता जो है इन दोनों में से किसी को नहीं चाहती है, केवल चलिए जो वापस आते हैं जी आपके पास, चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे चर्चा को, लेकिन इस बीच ये देख लेते हैं कि देश में किसकी सरकार बनेगी। यूं तो अब तक 8 चरण में हुए मतदान से करीब करीब ये तय हो चुका है, लेकिन आखिरी चरण के मतदान से वो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि कौन कौन से दिग्गज जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। 8 चरण में पूरे हो चुके हैं, 12 मई को अब मतदान होगा। इस चरण में यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की किन किन सीटों पर मतदान होगा, पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 12 मई को 3 राज्यों की 41 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों में यूं तो उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट सबसे अहम है, लेकिन इसके अलावा जिन सीटों पर मतदान होगा वो भी जीत के आंकड़े को कम या ज्यादा करने का मादा रखती हैं। यूपी की जिन 18 सीटों पर मतदान होगा उनमें वाराणसी, डुमरियागंज, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, लालगंज, देवरिया, बांसगांव, आजमगढ़, घोसी, बलिया, जौनपुर, सलेमपुर, मछली शहर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्टगंज शामिल हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जिन बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बीच मुकाबला है उनमें बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और आरएलडी हैं। बिहार की जिन 6 सीटों पर 12 मई को मतदान होगा उनमें वैशाली, गोपालगंज, सीवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और वाल्मीकि नगर शामिल हैं। आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की 17 सीटों पर भी वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल की जिन 17 सीटों पर मतदान होगा उनमें अहरामपुर, कृष्णानगर, गर्राना घाट, बनगांव, बैरकपुर, दमदम, बरसात, बशीरहट, जॉयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, तमलकांठी और घाटल हैं। अब तक हुए 8 चरणों में बम्पर मतदान हुआ है। ऐसे में 12 मई को 41 सीटों पर होने वाले मतदान में वोटर कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने भी जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने अघोषित रोड शो किया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल वाराणसी की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी और यूपी सरकार को चलाने वाले अखिलेश यादव मतदाताओं को लुभाते हुए नजर आए। प्रचार के आखिरी दिन मैदान में दिग्गज, मैदान में उतरे सूबे के मुखिया। राहुल ने भी दिखाया दम। चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि काशी की डगर इतनी आसान नहीं थी। एक तरफ बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरे मुहाने पर केजरीवाल और कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी के साथ साथ सूबे के मुखिया अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे। गोलगद्दा इलाके से शुरू हुआ राहुल का रोड शो।
4 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय की। बीएचयू के गेट पर मालवीय की तस्वीर को किया माल्यार्पण। राहुल के रोड शो के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय उनके साथ थे। राहुल के रोड शो के दौरान भारी भीड़ का जनसैलाब उमड़ा। लोकसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट वाराणसी में प्रचार के आखिरी दिन काशी की सड़कें सियासी ताप से उबलती नजर आईं। बीजेपी, कांग्रेस और आपके बाद अखिलेश यादव भी काशी के कुरुक्षेत्र में उमड़े। अखिलेश ने वाराणसी से एसपी उम्मीदवार कैलाश चौरसिया के लिए रोड शो किया। अखिलेश के रोड शो में भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। अखिलेश ने अपना रोड शो मलदाहिया से शुरू किया। वाराणसी के रण में जिस भी सूरमा ने रोड शो किया, भारी जन सैलाब उमड़ा। भीड़ के इस नजारे को देखकर अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि वाराणसी की जनता आखिर कैसे काशी का नरेश बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो 12 मई को जिन सीटों पर मतदान होना है, वाराणसी की सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। सीट पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूर्वांचल की 18 सीटों का जिक्र कर लेते हैं। पूर्वांचल का ये मुकाबला किस तरीके का, ये जिक्र कर लेते हैं। डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, पूर्वांचल ऐसे चुनावी गहमा गहमी का साक्षी कभी नहीं रहा जिस तरीके से इस चुनाव में देखा गया। 9वें चरण में पूर्वांचल की जिन 18 सीटों पर मुकाबला होना है, बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं ये। जातीयता, क्षेत्रीयता यहाँ बहुत ज्यादा मायने रखती हैं और तमाम पार्टियों के लिए यहाँ पर मुश्किल का दौर है। कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती फिलहाल कि किसे कितना वोट मिलेगा। फिलहाल इन 18 सीटों पर मुकाबला आप किस तरीके का देखते हैं? पूजा जी, एक चीज तो आप सही बोलें कि जो लास्ट फेज का जो मुकाबला है उसमें जो बहुत ज्यादा कास्टिज्म नजर आ रहा है, या हम तो बोलेंगे कि छुपे तौर पे कम्युनलिज्म भी नजर आ रहा है, तथाकथित सेकुलरिज्म भी नजर आ रहा है। मैं फ्रैंकली बताऊं, क्योंकि अभी फेज खत्म हो रहा है। जिस ढंग से इलेक्शन कैंपेन हुआ है, नरेंद्र मोदी को अगर घेरना था, विपक्षी पार्टी को घेरना चाहिए था। विकास के मुद्दे से जो चर्चा स्टार्ट हुई थी, विकास पे बहस करना चाहिए था, भ्रष्टाचार पे बहस करके जवाब देना चाहिए था। लेकिन ये जिस फेज का इलेक्शन बचा हुआ है, और पूरे यूपी और बिहार का अगर उठा करके आप देख लें, जो भी नेता है उनको ये कहने के लिए कुछ नहीं था कि मोदी कॉम्युनल है, बस मोदी कॉम्युनल है, गुजरात में कुछ नहीं। इस तरीके से इलेक्शन का प्रचार नहीं होता है। लेकिन आप एक चीज यकीन मानिए, जब रिजल्ट आएगा, हमको नहीं पता कौन पार्टी जीतने जा रहा है, कौन पार्टी नहीं जीतने जा रहा है, लेकिन कास्टिज्म के नाम पे वोट नहीं होने जा रहा है इस बार। ये आपको हम लिख करके दे रहे हैं। और पूरा मत जब आपको 16 तारीख जब बक्सा खुलेगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि लोग सपा के पास जा रहे हैं, लोग बसपा के साथ जा रहे हैं, लोग या बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लोग आरजेडी के साथ जा रहे हैं। ये उस वक्त क्लियर हो जाएगा। नेताओं के बोलने से इस अब के समय में हमको नहीं लगता कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला वोटरों के ऊपर। आप कुछ भी कर लिए, क्योंकि 5 साल तक तो आप काम कीजिए नहीं, और जब वोट का समय आ जाए तो फिर बोलिए कि हम पिछड़ा है, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। ये सब चीज अब जनता ऊपर उठ गई है, और जनता का जो वोटिंग होगा 100% इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर होने वाला है। और नेताओं को इसे सीखना चाहिए जी। और आने वाले 5 साल के बाद शायद ये लोग अगरा पिछड़ा जो है और हिंदू और मुस्लिम का पॉलिटिक्स करना भूल जाएंगे, और अगले 5 साल के बाद जब इलेक्शन होगा, जब आपसे कहीं मिलेंगे, तब देखिएगा कि इन्हीं नेताओं का लैंग्वेज कितना बदला हुआ मिलेगा। आपको हम लेटेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। गुजरात में बहुत केयरफुली हम इलेक्शन के एनालिसिस कर रहे थे। जब वो गुजरात में इलेक्शन हुआ, हमको एक बार भी ऐसा नहीं मिला कि सोनिया जी या राहुल जी गुजरात कैंपेन में ये बोले हो कि नरेंद्र मोदी कॉम्युनल है। अगर है तो कोई वीडियो क्लिपिंग मेरे को आप दिखा दीजिए आप। एक बार भी नहीं बोली। हमको बहुत अच्छा लगा कि विकास के मुद्दे पे जो है घेरने की कोशिश की गई नरेंद्र मोदी को, बहुत अच्छा चीज था। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी वापस फिर उन्हीं मुद्दों को ला दिया, और जब उस मुद्दे पे जब नरेंद्र मोदी जब सामने खड़े हो गए, उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं पिछड़ती हुई नजर आने लगी। बिल्कुल। तो हमको ये लग रहा है कि इन मुद्दाओं से थोड़ा सा लोग। चलिए देवेंद्र जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। देवेंद्र जी, यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने तमाम बातें कही हैं, जाहिर तौर पर बैठे बिठाए आप लोगों ने बीजेपी को एक मुद्दा दिया, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से पहले विकास की बातें हो रही थी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा इस पर बातें हो रही थी। आप लोगों ने उन्हें नहीं घेरा, और बाद में जब आप लोगों की तरफ से जाति पर टिप्पणी की गई, उसके बाद जाति के मुद्दे को नरेंद्र मोदी ने हाथों हाथ लिया, और इन पूर्वांचल की सीटों पर, खासतौर पर यूपी में जिन 18 सीटों पर वोटिंग होनी है, इन सीटों पर वो राजनीतिक फायदा उठाने में कामयाब रहे कहीं ना कहीं।
पूजा जी, मैंने पहले भी कहा था कि इन्होंने जब विकास की बात करी, गुजरात मॉडल की बात करी, तो गुजरात से ज्यादा डेवलपमेंट दिल्ली में हुआ है। और 24 तारीख तक के इलेक्शन जो हुए हैं, इनकी सरकारों की पोल खुल गई। इनके हर मुख्यमंत्री ने ये संकल्प लिया था कि हम पूरी की पूरी सीट लाके देंगे। इनकी स्टेटों में जहां 75 से 80% पोलिंग हुआ था, वहां 55 से 60-65% तक पोलिंग रह गया। वहां कांग्रेस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गई। तो ये लैंग्वेज मोदी जी ने चेंज करी है। प्रियंका गांधी जी ने बात ये करी थी जब उनके पिताजी पर टिप्पणी की गई, स्वर्गीय राजीव गांधी पे, कि नीच राजनीति ना की जाए, ना कि किसी जाति का नाम लिया गया था। इन्होंने एक बात को जाति की तरह कन्वर्ट किया कि मैं नीच जाति का हूं। आपसे जाति पूछी किसने थी? आप किस जाति के हो? आज तक लोगों को अपने जाति का नाम बताया है क्या? देवेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप नीच राजनीति आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। कहकर देवेंद्र जी, क्या राजनीति भी नीच और ऊंच राजनीति की की होती बात है? की थी प्रियंका जी ने, देवेंद्र जाति जी, की बात नहीं करी थी। ये जाति की बात मोदी जी ने शुरू की है। देवेंद्र जी, और उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में मोदी जी ने ये माहौल बनाया है, क्योंकि इनको समझ में आ गया था। देवेंद्र जी, कि क्या 24 तारीख राजनीति तक इनका नीच और विकास ऊंच मुद्दा की नहीं राजनीति चला, होती है? तो मैं आपसे आपके सवाल लांछन पूछ तो रहा हूं। निर्मित करके ही इस अगर तरह का आपके कोई इनके पास नेताओं नहीं। के पास इसलिए 24 तारीख के शब्दकोश चुनाव का के अभाव बाद है, तो मोदी किसी जी से उधार बौखला लीजिए गए। ना। हम कह रहे हैं ऊंच और अनर्गल नीच की बयान देने राजनीति के होती है अलावा क्या? कभी ना तो नेशनल बात कर रहे हैं, ना विकास की बात कर रहे हैं, ना कोई मुद्दे की बात कर रहे हैं। देवेंद्र जी, आप जो क्योंकि सवाल इनके कह रहे पैरों हैं के कि नीचे गुजरात की से जमीन ज्यादा सबसे विकास दिख रही दिल्ली है। में हुआ है, क्योंकि कौन सा विकास हुआ है? 24 तारीख के खेत बाद घोटाले जिन का स्टेटों विकास में हुआ चुनाव हो रहे है, हैं, 2G का वहाँ विकास हुआ, भाजपा कौन के सा पास विकास कुछ हुआ नहीं है? है। वही विकास था, चलिए, टुकड़ा साफ हो गया। दिनेश जी, चंद वहाँ दिनों के की लोकल पार्टी दल और सत्ता में आ कांग्रेस के गई। बीच में। आप कह रहे हैं दिल्ली में भाजपा बहुत का विकास बहुत हुआ चर्चा था। होगी इस बात पर। हम भाजपा पूर्वांचल की बात कर सीटों रहे का हैं। जिक्र कर ले, इसलिए पूर्वांचल मोदी की जी। सीटों का जिक्र कर लें। ये वो सीटें हैं जो जानकार बता रहे हैं उनके मुताबिक कि पूर्वांचल की वो सीटें हैं जहां पर 12 मई को मतदान होगा। बीजेपी 200 के आंकड़े के आसपास पहुंच सकती है, जिस तरीके से खबर आ रही है। हालांकि अभी नतीजे 16 तारीख को ही आएंगे, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके की कोशिश की गई है, जिस तरीके का प्रचार किया गया है, क्योंकि ये तो तय है कि बीजेपी की तरफ से स्ट्रैटेजी के मुताबिक हर चरण में प्रचार को आगे बढ़ाया गया है, क्या मोदी के नाम के सहारे पूरब में सम्मानजनक वापसी बीजेपी की हो पाएगी? पूजा जी, देखिए, हम सारे स्टेट में नहीं जा पाए हैं, लेकिन मैं बिहार गया, मैं झारखंड गया, दिल्ली का इलेक्शन हमने देखा, हिमाचल हम गए, हम उत्तर प्रदेश गए। जितने इलेक्शन और जितने चुनाव प्रचार में मैं गया, उसके आकलन के हिसाब से मैं कहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है। आज सारे दलों को देखिए ना, अभी सीपीआई के साथी कह रहे थे, उनके एक नेता ने कह दिया कि हम मोदी को रोकने के लिए हम ममता को समर्थन दे सकते हैं। बाद में भले पार्टी का ही हो कि उनका व्यक्तिगत मत है, लेकिन वर्धन जी जो है बड़े सीनियर लीडर थे। आज सारी पार्टियों का सिर्फ एक मकसद है, सत्ता में आना मकसद नहीं है, मोदी को रोकना मकसद है। आप कहीं से भी आकलन कर लीजिए, कहीं से आप देख लीजिए, एक रैली में भीड़ आ सकती है, 2 रैली में भीड़ आ सकती है, 400 ज्यादा रैलियों में वैसी ही भीड़, बल्कि भीड़ की संख्या क्या है, बढ़ती जा रही है। लोग उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। इसलिए हम देख के जिस तरह से जो आप कह रहे हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है, अभी डॉक्टर साहब बात जिसकी कर रहे थे, और जो मतदाताओं की संख्या इस चुनाव में करोड़ों करोड़ मतदाता जो बढ़े हुए हैं, वो बढ़े मतदाता किस तरफ जा रहे हैं? अभी आप वोटों का रुझान देखिए, स्पष्ट हो रहा है। 200 नहीं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि चुनाव के बाकी जितने 7 चरणों के चुनाव हुए, 8 चरणों को, उसको देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कम 300 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही। और आज मोदी जी ने एक बात और कही, बहुत से राज्य ऐसे होंगे देवेंद्र जी इस बार जहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, और कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जहां आप दहाई में आए। कोई भी एक राज्य नहीं होगा जहां आप दहाई को टच कर सके। जी, चलिए केहर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे कि दावा किया जा रहा है और दिनेश जी लगातार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर है, और पिछले दिनों वर्धन साहब का जो बयान सामने आया था, क्या वाकई लग रहा है क्या कि देश भर में नरेंद्र मोदी की हवा है? देखिए, इससे पहले एक चुनाव हुआ था काफ़ी वर्षों पहले, मुझे उस चुनाव का पता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान है उसका। उस चुनाव में बहुत जोर तोड़ से प्रचार हो रहा था पार्टी का, और उसमें जब वो चुनाव होकर के जब आया तो वो पार्टी अल्पमत में रह गई। इसी तरीके से अब भी वही चुनाव है। जनता जो है बिल्कुल इन दोनों से बदलाव चाहती है, इनकी तरफ बिल्कुल जाना नहीं चाहती, क्योंकि इनका जो नज़रिया है, इनका जो देश के हित में, वो नज़रिया देश हित में नहीं है। इसलिए ये कहना तो गलत है कि भाई इतनी सीटें नरेंद्र मोदी ले आएंगे,
ये बिल्कुल संभव नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएंगी 160 और 200 के बीच में आएंगी, इससे ज़्यादा ऊपर जाने का सवाल ही नहीं है। रहा सवाल ये कि कांग्रेस बैकफुट पे चली जाए, उससे कोई लेना दे चली जाए तो उसका क्या असर पड़ता है, वो तो आज भी उतनी मतलब थर्ड गहरी फ्रंट है, की उम्मीदें जो क्योंकि है जब वो बीजेपी और बनी कांग्रेस हुई है। दोनों, आप इनका ठीक दोनों कह का एक ही जैसा चेहरा है, नहीं, जब उसमें कोई 200 अंतर नहीं है। सीटें ये दे रहे हैं तो थर्ड फ्रंट की उम्मीद कहाँ बनी? अब दूसरी इसमें चीज थर्ड पूजा फ्रंट जी, के बारे में जब आप कह रहे हैं कि वर्धन साहब ने कहा, वर्धन साहब की वो अपनी व्यक्तिगत राय है, हमारी पार्टी की ये राय नहीं है कि जो हम ममता से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि ममता से हमारा हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं उठता किसी भी तरीके से, तो हम कैसे ममता से हाथ सारी मिलाएंगे? पार्टियों ने कांग्रेस और पूजा जी, एक बात आपने सवाल पूछा था, मिस कर गया। जी। आपने कहा पूर्वांचल की बात। जी। सौभाग्य से मैं भी पूर्वांचल से आता हूं। अभी डॉक्टर साहब अपनी चर्चा में एक बात उन्होंने कही, बहुत सटीक बात की। पूर्वांचल का जो चुनाव होता है वो जाति धर्म पर ज्यादा होता है, वहां जाति के चुनाव ज्यादा चलते हैं। लेकिन इस बार का ऐसा चुनाव है, डॉक्टर साहब ने कहा कि जहां इस बार जाति और धर्म का बंधन टूट रहा है। आप कितने दिन तक लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर चुनाव लड़ाते रहेंगे? पूर्वांचल के वोटिंग के दौरान ये तो नरेंद्र ये तो मोदी बीजेपी ने और बात कांग्रेस कही। दोनों का बता रहे हैं ऐसा आपको, है। इस बार जाति और धर्म का मजहब टूट रहा है। लोग ये झूठे तो बातों पे बीजेपी नहीं, और कांग्रेस लोग दोनों ही विकास के कहती है, साथ वो भी चलना धर्म के चाहते नाम हैं। से और लड़ते हैं, चर्चा में वापस चुनाव लौटेंगे। जाति और धर्म लोग के नाम विकास से- के साथ चले हैं। 3 राज्यों में आगे भारतीय जनता वाराणसी पार्टी सीट की भी बहुमत चर्चा सरकार करेंगे। आई है। आगे वाराणसी सीट की भी चर्चा करेंगे, जो कि 12 मई के दिन जो चुनाव होना है उस दौरान बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने भी वहां पर जाकर रोड शो किया। इस पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने उसी इलाके में रोड शो किया जिस इलाके में बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को रैली की इजाजत नहीं दी गई थी। बीजेपी पहले भी यूपी प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा चुकी है। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी आक्रामक दिखाई दी। बीजेपी राहुल के रोड शो पर सवाल उठाती हुई नजर आई। बीजेपी का कहना है कि जब मोदी को बेनियाबाग में रैली की इजाजत नहीं दी गई तो फिर राहुल को कैसे दे दी गई। वाराणसी में मोदी के बाद राहुल का रोड शो। राहुल के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। बीजेपी ने उठाए राहुल के रोड शो पर सवाल। बीजेपी ने पूछा मोदी को क्यों नहीं मिली थी इजाजत। एक तरफ वाराणसी की सड़कों पर राहुल गांधी का रोड शो चल रहा था तो दूसरी तरफ बीजेपी उनके रोड शो के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थी। राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में बेनियाबाग होते हुए गोलगड्ढा से लंका तक रोड शो किया जिसमें भारी जनसैलाब उमड़ा। बेनियाबाग वही इलाका है जहां बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को प्रशासन की ओर से रैली की इजाजत नहीं दी गई थी। बस इसी बात पर बीजेपी भड़क उठी और इसे राजनीतिक साजिश करार दे दिया। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उस इलाके से रोड शो चल रहा है जिस इलाके में हमें रैली नहीं करने दी। तो चुनाव आयोग को इस सच्चाई के साथ जीना पड़ेगा कि बेनियाबाग क्षेत्र में जो सुरक्षा कारण हैं वो सिर्फ बीजेपी पे लागू हैं, बाकी तीनों दलों पे लागू नहीं है। उधर बीजेपी के आरोपों से तिलमिलाई कांग्रेस भी बचाव की मुद्रा में आ गई है और ये बचाव किया पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने इसे बीजेपी की खींच करार देते हुए कहा कि बीजेपी और मोदी को कायदे कानून पर भरोसा ही नहीं है। ये इस प्रकार की शिकवा शिकायत करना उनकी खींच प्रदर्शित करता है, जबकि वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हर प्रकार का सहयोग किया है। नरेंद्र मोदी को बेनियाबाग में रैली की इजाजत इलाके के डीएम प्रांचल यादव ने नहीं दी थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी सूबे की एसपी सरकार की बनती थी। लेकिन अखिलेश सरकार अब इससे पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। The BJP is habitual of spreading canards and speaking lies. First of all, let me clarify that the state government has not granted permission to any political party to hold rally in Beniabad. बेनियाबाग में रैली की इजाजत न मिलने के बाद बीजेपी चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रही है, इसलिए मुख्य चुनाव आयोग को भी सफाई देनी पड़ी। As I was telling, security is with reference to meeting venue. Security is with reference to the profile of the leader, profile of the campaign speaker. These were the
These were the issues which were taken into account. मोदी की रैली को रोकने के लिए भले ही कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन बीजेपी ने इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी ने जहां इसे विरोधियों की साजिश करार दिया, तो वहीं इस मुद्दे को भुनाने के लिए चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए, ताकि काशी के रण में मोदी मैदान मार सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। और सबसे पहले देवेंद्र जी के पास ही चलेंगे, माफ कीजिएगा दिनेश जी के पास चलेंगे। दिनेश जी, इसे खींच क्यों बताया जा रहा है? असल में आप देखिए पूजा जी, बात है कि नरेंद्र मोदी की रैली कश्मीर में हो सकती है, जम्मू कश्मीर में, उससे ज्यादा संवेदनशील तो है नहीं। जब वहां उनकी रैली हो सकती है, वहां उनकी सुरक्षा को कोई दिक्कत नहीं है, तो बेनियाबाग में उनको रैली की क्या दिक्कत है? नंबर एक। नंबर दो कि नरेंद्र मोदी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक होते, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते, उस नाते अगर वो रैली करने वहां जाते तो बात समझ में आती। लेकिन वहां के वो प्रत्याशी हैं, उनको तो अगर हर चौराहे पर नुक्कड़ मीटिंग करना चाहें, हर घर के सामने लोगों से मिलना चाहें, तो चुनाव आयोग को चाहिए और जिला प्रशासन को चाहिए उनको अनुमति दे, और सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। और दूसरी बात और देखिए, जब चुनाव आयोग के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कह रही है, तो बाकी दल कैसे प्रवक्ता बन जा रहे हैं ये देखिए ना। इसलिए लगता है कि साठगांठ है कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों और चुनाव आयोग में, इसलिए बात उंगली उठाने की बात। चलिए दिनेश जी, जब आपने ये कहा कि हम धरना करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट के सामने, उसके बाद दबाव में आकर वाराणसी जिला प्रशासन ने 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा कि मोदी को 5 में से 4 कार्यक्रमों की इजाजत दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने अपना प्लान क्यों कैंसिल किया, क्यों धरने पर ही जोर दिया? पूजा जी, वो 4 कार्यक्रमों की इजाजत क्या मिली थी, जरा उसको भी आप समझिए। वो एक कार्यक्रम किसको मान रहा है? एक बार हेलीकॉप्टर को लैंड करने का, एक बार टेक ऑफ करने का, और एक आरती में शामिल होने का, और 150 लोगों के साथ चाय पे मिलने का। क्या यही 4 मीटिंग करके ये 4 कार्यक्रम होते हैं? हेलीकॉप्टर उतरना और जाना ये कार्यक्रम होते हैं, आरती में शामिल होना और 150 लोगों के साथ चाय में शरीक होना। क्या इतने में शामिल होकर कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा? लेकिन इस 16 तारीख को बनारस की जनता या पूरे देश की जनता, जहां जहां चुनाव अभी बाकी हैं, उसका जवाब बाकी विरोधी पार्टियों को भी देगी, और जो इस तरह की कारस्तानी कर रहे हैं, इस तरह की घटिया राजनीति कर रहे हैं, उनको भी देगी। चलिए डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, इजाजत मिलने के बाद भी तमाम जो कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया गया, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या इसके पीछे ये वजह नहीं हो सकती कि अगर रैली करने की इजाज़त दी जाती या रोड शो करने की इजाज़त दी जाती तो कुछ निश्चित जगहों पर ही कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो सकती थी, लेकिन अगर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वैसी जगह पे जहां से बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, तो उसका असर पूरी सीट पर हो सकता है। पूर्वांचल की कम से कम जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है, उन सीटों पर असर हो रहा है, ये देखते हुए धरना करना ज्यादा उचित समझा गया। एक चीज और मैं जोड़ दूं, क्षमा चाहते हुए पूजा जी, कि और दूसरा जो आपने अनुमति दी वो रात को आप 12:30 बजे अनुमति दे रहे हैं। हम राजनीतिक दल के लोग हैं, कॉन्फ्रेंस करके दी गई थी। हम राजनीतिक दल के लोग हैं, हमको समय मिलना चाहिए किसी कार्यक्रम की तैयारी के लिए, इसका मतलब साजिश है। चलिए जवाब लेते हैं जी डॉक्टर साहब। हम आपको बता दें कि देखिए ठीक है, धरना इनको इजाजत नहीं मिला, ये धरने पे बैठ गए, इनको जो मैसेज भेजना था बीजेपी को या मोदी जी को मैसेज भेज दिए। देखिए बनारस का जनता जिसको वोट देना फैसला कर चुकी है। आज चाहे अखिलेश जी चले जाएं, चाहे राहुल गांधी चले जाएं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। इनके जाने से बस एक ही फर्क पड़ना है कि चूंकि अभी जितना भी इलेक्शन होना है, या तो गंगा नदी के उस पार या नारायणी नदी के उस पार और इस पार, बस इसी सब जगह में ना, थोड़ा सा चले जाइए दूर तो बंगाल में होना है। तो मैसेज जो भेजना था भेजिए, लेकिन दूसरी तरफ आप ये एनालाइज कीजिए कि कल फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन आज एक चीज की जीत हुई है, वो जीत हुई है बनारस की। जी बनारस की जीत हुई है। वो बनारस शहर जो कभी अतीत के पन्नों में गुम होता हुआ एक शहर नजर आ रहा था, आज उसके महत्व को इन सब नेताओं ने पहचाना है। कम से कम क्या आज वहां राहुल गांधी को भी जाना पड़ा, मोदी जी भी गए हैं, और जो है केजरीवाल भी जा रहे हैं, और सबसे बड़ा सिर्फ हिंदुस्तान यानी पूरे वर्ल्ड की मीडिया का फोकस बनारस पे है। अरे लड़ाई लड़ने के लिए तो बड़नगर से भी नरेंद्र मोदी लड़ाई लड़ने के वहां तो कोई भी नहीं गया, कोई भी पूछने के नहीं गया। तो हमको लगता है कि बनारस का इसी बहाने कम से कम आने वाले कल में एक जीर्णोद्धार होगा, और जितना पवित्र शहर है, जितना पुराना शहर है, हमको लगता है कि इस बहाने शायद अब बनारस का कायाकल्प हो जाएगा। बेशक कोई हारे और कोई जीते। जी
देवेंद्र जी के पास चलेंगे। देवेंद्र जी, राहुल गांधी का जो कार्यक्रम बना, कहा यह जा रहा है कि बदले के तहत वो वहां गए, क्योंकि अमेठी में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, इसलिए वाराणसी में राहुल गांधी चले गए। ये तो विपक्षियों का आरोप है। राहुल गांधी हर स्टेट में ज्यादातर महत्वपूर्ण सीट जहां रही है वहां राहुल गांधी का रोड शो या आम सभा हुई है। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी मेरे भाई दिनेश जी कह रहे थे कि मोदी जी कैंडिडेट हैं, वहां के प्रत्याशी हैं और उनको परमिशन नहीं मिली। प्रत्याशी को परमिशन की जरूरत नहीं होती। मैं मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं कि वो प्रत्याशी के रूप में वहां की जनता से 2 घंटे भी कभी मिले हैं क्या? इनको केवल वो मुखौटा बना रखा है कि बाहर से भीड़ इकट्ठी कर दो और डम डम मंदारी की तरह बस उनका चेहरा दिखा दो, झूठे भ्रमित भाषण दिला दो और भगा दो। अगर जनता में जाएंगे तो इनकी पोल खुल चुकी है, इसलिए जनता में जो 4 कार्यक्रम दिए उनमें नहीं गए। पब्लिक से नहीं मिल सकते, ये पब्लिक से दूर रहना चाहते हैं, केवल दूर से भ्रमित करके जनता को वोट लेना चाहते हैं। आज राहुल गांधी की मीटिंग ने यह साबित कर दिया, रोड शो ने, कि बनारस की आम जनता कांग्रेस के साथ है और मोदी जी को परसों के चुनाव में, परसों की वोटिंग में करारी हार झेलना पड़ेगा। ये देवेंद्र जी, आपके तो उस मदारी में इतनी क्षमता भी नहीं है कि 4 लोगों को कम से कम वो जादू दिखाने के लिए इकट्ठा कर सकें। आज जब वो गए हैं बनारस में तो आसपास के जितने नेता सबको ले गए हैं। की बात करते अगर हैं। पूरा जितने नेता थे आपके पास, राज बब्बर से लेकर, नगमा से लेकर, प्रमोद तिवारी से लेकर, मुकुल वासनिक से लेकर, सारे नेताओं को डुगडुगी बजाने के बाद और किराए के लोगों को ले जाने के बाद भी अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। न कोई सुनना चाहता है, न कोई देखना चाहता है। और 12 तारीख को बनारस की जनता भी, डॉक्टर साहब कह रहे थे, वहां का जो रस है वो बना रहेगा। 2 महीने में मोदी जी ने किसी और जिस तरह की राजनीति कांग्रेस और दूसरे पार्टी मिलकर कर रहे हैं, अगर ये बात ना होती तो वही मुलायम सिंह यादव क्यों अपना प्रत्याशी नहीं उतारे अमेठी में। चलिए, तो सबकी डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, बीजेपी के लिए बनारस इतना अहम क्यों है? क्या इसलिए कि पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर इसलिए कि बनारस से ही पूर्वांचल के रास्ता खुलता है यूपी के लिए? पूजा जी, अगर बीजेपी का सबसे बड़ा कोई मास्टर स्ट्रोक अगर पूछेंगे पूरे इलेक्शन में, तो वो ये था कि नरेंद्र मोदी को बनारस से कैंडिडेट बनाना जी। क्योंकि बनारस से कैंडिडेट बनते ही सारा फोकस मीडिया का हो, नेता का हो, सबके सब बनारस पे शिफ्ट कर गया। उसका कारण क्या है कि बनारस एक हिंदुत्व का सेंटर रहा है, बनारस एक हिंदुइज्म का सेंटर रहा है, बनारस कबीर की जगह रही है, बनारस राजा हरिश्चंद्र का शहर रहा है। तो बनारस एक रिलीजियस सिटी है और बनारस एक सेंटिमेंटल सिटी है। तो मोदी जी तो अपना नॉमिनेशन दे करके बाहर प्रचार करते रहे, बाकी सारी दुनिया जो है वहां पे जाके अड्डा जमा लिया। तो इसके कारण आप देखेंगे कि बनारस के कारण पूरा पूर्वांचल, देखिए बिना पूर्वांचल के कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती जी, बिल्कुल। तो हमको लगता है बनारस में जैसे ही जिस रोज नॉमिनेशन दे करके जिस ढंग से पूरा पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया वोटों का यूपी और बिहार और चारों तरफ, तो हमको लगता है कि बनारस इनके लिए शायद बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा है बीजेपी को, क्योंकि उसके बहाने इनको यूपी में प्रचार करने में ज्यादा सुविधा हुई है। अगर लखनऊ से शायद मोदी होते तब शायद इतना फायदा नहीं होता जितना कि इनको बनारस से कैंडिडेट होने के कारण मिल रहा है, और जितना ज्यादा इनको संवाद लोगों तक पहुंचने के लिए करना पड़ता और जितना आसानी से पहुंचे बनारस से कैंडिडेट होने के कारण। तो हमको लगता है कि ये एक जबरदस्त स्ट्रेटजी थी बीजेपी की, लेकिन फिर भी देखना ये पड़ेगा कि आने वाले कल में कितना जो है ये सारी चीजें वोट में ट्रांसलेट हो पाती है या नहीं हो पाती है। बिल्कुल। ये 16 लड़ाई का जिक्र कर लें बनारस का, तो इस बार जो लड़ाई है बनारस की, वो अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पे, अजय राय की स्थानीयता पे और नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल के मुद्दे को बनाकर काशी की जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है। कहर जी के पास चलेंगे। कहर जी, क्या आपको भी लगता है कि यही वो मुद्दे हैं जिस पर काशी का जो पूरा काशी का जो महाभारत है वो लड़ा जा रहा है? देखिए, काशी में जो है पिछले बार भी जो है शायद बीजेपी के ही सांसद थे, लेकिन काशी का उद्धार तो जब भी नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं तो इस वजह से जो है ये जितने भर राजनीतिक दल हैं और ये तमाम पूरे देश का जो मीडिया है वहाँ पर छाया हुआ है, इस काशी को दोबारा से, क्योंकि ये लुप्त होती जा रही थी, ये दोबारा से जो है जरा चमक आ गई है देश के अंदर। तीर्थ स्थल है,
इस वजह से हम समझते हैं। लेकिन वोट का जो सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा कि जनता इन दोनों से बिल्कुल विमुख है, इन्हें नहीं चाहती। इसलिए ये तो भूल जाना चाहिए कि हमें वोट मिलेगा, हम वहां से जीत पाएंगे, ये तो समय बताएगा और वोट उसी दिन बताएगा, 12 तारीख को ही वोटिंग बताएगा। ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आ रही। जी चलिए देवेंद्र जी के पास चलेंगे। देवेंद्र जी, अजय राय कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं और वो स्थानीय भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि अजय राय कुछ वहां पर बाजी मार पाएंगे क्या? जी, निश्चित रूप से बाजी मारेंगे। वो स्थानीय कैंडिडेट हैं, वहां लोगों के से उनके दुख दर्द में शामिल रहते हैं और पूरे 2 महीने जो एक प्रचार चला, जब से वो प्रत्याशी बने हैं, वहां की जनता के दुख दर्द में रूबरू हो रहे हैं। वहां की जनता क्या जा रही है उसको सुना है और राहुल गांधी जी की आज रैली ने यह साबित कर दिया है कि वहां की जनता उनके साथ है। और मैं ये इस आपके माध्यम से मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, आप वहां से प्रत्याशी बने हो, क्या बनारस की जनता में से एक भी व्यक्ति से ये पूछा कि वो क्या चाह रहे हैं, उनसे मिले क्या? पूरे 2 महीने के समय में 1 घंटे का समय आपको नहीं मिला कि बनारस की जनता के बीच में उनसे रूबरू हूं। आप केवल बाहर की भीड़ इकट्ठे करके और बाहर से अपना भ्रमित भाषण देकर क्या लोगों को ठगना चाहते हो? जब आज आपके पास समय नहीं है, कल अगर खुदा ना खास्ता आप जीत गए तो क्या उस जनता के साथ कब खड़े होगे? ये जनता के मन में प्रश्न उठ रहा है, ये आम आदमी का आज सवाल है कि आज आपके पास समय नहीं है तो कल आपके पास कहां समय होगा? ऐसे मोदी जी को बनारस के लोग समर्थन नहीं देंगे। हमारा कैंडिडेट अजय राय वहां का लोकल प्रत्याशी है, जनता के बीच के हैं, उनको पूरा समर्थन मिलेगा और वो चुनाव जीतेंगे। वहां पर बनारस का कायाकल्प होगा। बनारस पर्यटक स्थल नहीं है, वो तीर्थ स्थल है, आपको पता होना चाहिए। और आज वो संगम बन गया है। कायाकल्प नहीं होता, जनता के बीच में काम करते हैं तब कायाकल्प होता है। आपके मुरली मनोहर जोशी पहले भी वहां थे, नेता को कोई कायाकल्प नहीं हुआ है, नेता को गली भी नहीं बनी है। राहुल जी स्थानीय है मेटी की, जरा उनको बताइए कि जनता हमारे नेता को समझाने की जरूरत पहले वो नहीं है। शामिल आप होना अपने शुरू नेता करें। की गिरेबान को देख लें, उनको समझाने की जरूरत है। मोदी जी ने अपने आप को सिद्ध किया है, लोगों को समझ में आ जनता रहा के है नेता है, कि अगर जनता के बीच में प्रधानमंत्री रहते मोदी हैं। जी आपका बनेंगे नेता है तब मदारी बनारस की का तरह सिर्फ केवल बनारस का नहीं, दिखाता है, पूरे जनता देश के का। बीच में और नहीं है। मोदी नाम है विकास का, मोदी नाम है विश्वास का। देवेंद्र जी, बनारस का यही कायाकल्प जो आज भाषणों से आकर्षण का नहीं केंद्र होगा, बने काम हुए से हैं, होता है। जिनको आप कांग्रेस ने गुगली वाले 10 कहते साल में हैं, काम करके उन्हीं का दिखाया करना, है। उन्हीं का काम और है जहां तुम कि गुजरात 15 मॉडल साल की से बात करते हो, अपने हमारी आप को दिल्ली सिद्ध के कर विकास चुके के हैं। आगे जरा गुजरात अपने कहीं नहीं नेता लगता। को सबसे समझाइए, ज्यादा कुपोषण है तो गुजरात अपने में। नेता को समझाइए, आपकी पार्टी में कुपोषण हो गया है। चलिए जातीय समीकरण का जिक्र कर लेते हैं। अगर यहाँ की जातीय समीकरण को समझा जाए तो एक अनुमान के मुताबिक 3 लाख ब्राह्मण हैं यहाँ पर, 1,75,000 भूमिहार हैं, 1.5 लाख करीब ठाकुर हैं, 4 लाख ओबीसी हैं और 2,20,000 के करीब दलित हैं, 2.5 लाख मुस्लिम हैं। डॉक्टर साहब, अगर इस जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाए तो किस कैंडिडेट का पलड़ा भारी लगता है? क्योंकि वाराणसी में जातीयता भी एक अहम मुद्दा रही है। पूजा जी, अगर जातीय समीकरण पर जाए तो नरेंद्र मोदी तो जिस कास्ट के हैं तो है ही नहीं कोई एक भी। जातीय समीकरण को भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। हम तो चूंकि एक समीक्षक हैं, उसके नाते हम ये तो बोल नहीं सकते खुल करके जितना ये सब पार्टी के लोग आपस में बोल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बोलने जा रहे हैं आपको कि कुछ जाने माने कैंडिडेट्स का वहां से जमानत न कहीं जब्त हो जाए, इसका अंदेशा हमको ज्यादा है। जीतेगा कौन 16 तारीख पे आप छोड़ दीजिए। कास्ट वास्ट में कोई फैक्टर नहीं है, वहां भी फैक्टर भ्रष्टाचारी है। हाँ। और वहां तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है बनारस के लिए। बनारस की गलियों में जाकर के देखिए, घूम करके देखिए, बनारस के आसपास गांव में जाकर के देखिए कि क्या शहर था, कहां पहुंच गया, क्या चाहिए लोगों को। वहां का लोग विकास खोज रहा है, शहर जो है लुप्त होता हुआ जा रहा है। जाके घाटों की स्थिति को देख लीजिए। वहां की जनता कुछ सुनने वाली इस बार नहीं है। जिसको भी वोट देगी जम करके देगी और जो भी जीतेगा 3 लाख से जीतेगा। और याद रखिएगा कि बहुतों की जमानत न जब्त हो जाए। जो जितना भी देख रहे हैं भीड़ वीड़, कल कहीं कुछ उल्टा मुस्लिम मतदाताओं की अगर बात करें, मुस्लिम मतदाता किधर जाएंगे काशी में? अब देखिए, मुस्लिम मतदाता किधर जाएंगे ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि केजरीवाल सबसे ज्यादा अगर मेहनत कहीं पे आप देखेंगे केजरीवाल साहब का तो मुसलमानों के उनका ज्यादा है, हिंदुओं का उनका बड़ी हमको जो जितना भी मीडिया में हम देखें बहुत कम नजर आया। दूसरे तरफ आप अंसारी साहब के भाई का स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगी, उनका अपील है कि अजय राय को वोट दिया जाए। ठीक है, वहां पे इन मुस्लिम और मुस्लिम से ज्यादा सबसे ज्यादा समस्या बुनकरों की है और वहां पे उनका एक अच्छा खासा एक रोल रहेगा।
और हम ये नहीं बता सकते कि मुस्लिम किसको वोट देगा। हाँ, ये ठीक है कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम हो सकता है कि बीजेपी को वोट नहीं दे, लेकिन फिर भी बीजेपी को कुछ न कुछ मुस्लिम वोट बनारस से कम जरूर मिलने जा रहा है। लेकिन पूरा बाकी किसको मिलेगा ये हम नहीं बता सकते हैं। हो सकता है कि अजय राव को मिल जाए, हो सकता है केजरीवाल इतना मेहनत किया, लेकिन मुस्लिम उसी को वोट देगा जो कि नरेंद्र मोदी को हराने की स्थिति में हो और जो नरेंद्र मोदी के कैंडिडेचर को जो वहां पे चैलेंज कर रहा हो। बिल्कुल जी। बनारस जो है भगवान शिव की नगरी है और वहां पर हरिश्चंद्र सत्य की परीक्षा दिए थे। और अभी आप जिनकी बात कर रहे हैं, जो लोग वहां चुनाव लड़ रहे हैं, वहां आप अरविंद केजरीवाल को आप कह रहे थे कि सत्य का पैमाना और सर्टिफिकेट बांटने वाले, उनका असत्य तो साबित हो गया है। तो कम से कम बनारस में झूठ नहीं चल सकता लेकिन है। मुस्लिम मतदाताओं मुस्लिम निश्चित तौर पर, अभी डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, पढ़े लिखे ये जरूर मुस्लिम वो कहते हैं, मतदाता। मुस्लिम मतदाता ये कहते हैं कि गुजरात में कितना विकास हुआ है ये हमने नहीं देखा है, लेकिन गुजरात में दंगा हुआ है ये हमें पता है। ये बात कहते हैं मुस्लिम मतदाता। दंगा तो मुजफ्फरनगर में भी हो रखा है, यूपी में 50 दंगा हो रखा है। किस किस दंगे, यूपी में जितना भी दंगा हुआ हाल फिलहाल उतना तो कहीं तो हुआ भी नहीं। दंगा उंगा भूल जाइए। अब आम आदमी समझने लगा कि दंगा जो है बहुत बड़ा राजनीति गेम है, चाहे बीजेपी के लिए हो, चाहे कांग्रेस के लिए हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लिए हो। ये सब एक वोट बैंक का एक जरिया है कि 10 हिंदुओं को मरवा दो या 10 मुसलमानों को मरवा दो। ईमानदारी की बात है, हम आपको बता रहे, कोई भी पार्टी हो चाहे, ठीक है। यहाँ आम आदमी के लिए लोग कम सोचता है। दंगा जो है एक राजनीति का एक हिस्सा बन गया हुआ है और आम आदमी भी इसको सोचता है कि कौन दंगा करवा रहा है, कौन दंगा नहीं करवा रहा है और कैसे क्या है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या आज भी, जब देश आपका विकास हो जाएगा, जब आपका विकसित हो जाएगा आपका देश, जब विकास हर आदमी के पास पहुंचना जब शुरू होता है, तो लोग जात पात धर्म ऊंच नीच से ऊपर उठना शुरू हो जाता है। और जहां पे गरीबी हो, जहां पे विकास नहीं हो, वहीं पे देखेंगे आपको वहां पे धर्म नजर आएगा, वहां पे जाति नजर, क्योंकि नेताओं के लिए एक सुविधा होता है कि इस सिचुएशन का फायदा उठा करके पोलराइज करें और वोट को जो है डिफरेंट सेक्शन में बांट करके जो है उसको वोट लें। जी चलिए, तो कहर जी से भी जान लेते हैं। कहर जी, क्या लगता है आपको काशी की जो लड़ाई है वो कितनी दिलचस्प होने जा रही है? देखिए, काशी की लड़ाई दिलचस्प है। मैंने जो डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे, जैसे अभी पोलराइज के बारे में, कास्टिज्म के ऊपर वहाँ वोट नहीं होगा। वोट होगा रोजगार के ऊपर, वोट होगा वहाँ पर वहाँ की सुविधाओं के ऊपर। आज काशी जो है बिल्कुल जर्जर हालत में खड़ी है। वहाँ बिल्कुल रोजगार के संसाधन खत्म हो रहे हैं। अभी हथकरघा वाले जो लोग हैं, जो कपड़ा बुनकर अभी राजनाथ सिंह ने जो ये कहा है कि अगर दोनों सीट जीतते हैं नरेंद्र मोदी, तो वडोदरा की सीट छोड़ देंगे, वाराणसी की सीट नहीं छोड़ेंगे। ये भी क्या कोई स्टॉक है बीजेपी की तरफ से जो खेला गया है? ये गेम तो है ही है कि वडोदरा को क्यों छोड़ देंगे, जो उनकी जन्मभूमि है वहाँ की सीट को छोड़ देंगे और जो जन्मभूमि से बाहर जा रहे हैं उस सीट को रखेंगे। ये तो एक गेम तो है ही है, इसे नहीं तय करना और गेम नहीं है तो आप है क्या? यानी वडोदरा से वो हार रहे होंगे, अपील कर रहे हो, वडोदरा से हार रहे होंगे तो छूटी हुई है वो सीट, तो छोड़ने के बारे में सोचे ही ना सके। वडोदरा की सीट तो छूटी हुई है, वो हार रहे हैं वहां से। ऐसे ही यहाँ से बनारस से भी वो हार रहे हैं। ये आप देख लीजिएगा। करिए आप लोग। तो ये आपको बता दें कि बीजेपी पर्सनली, इंडिविजुअली 200 या उससे ज्यादा या 180 से ऊपर अगर सीटें ला पाती हैं और प्लस एलआई के साथ अगर 220 अगर ज्यादा ला पाती है, तो हमको लगता है नरेंद्र मोदी जो है गुजरात छोड़ेंगे, बनारस को होल्ड करेंगे। चलिए, बिल्कुल हम आगे के दिनों में ये चर्चा करेंगे। पहले ये आखिरी चरण का जो मतदान है वो भी निपट जाए, उसके बाद ये चर्चा ज्यादा उचित होगा कि कितने सीटों पर कौन आगे है और अभी तक का रुझान क्या कहता है। तमाम बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो मेन फोकस है वो 9वें चरण के मतदान पे है, जिसमें यूपी पूर्वांचल की जो 18 सीटें हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। खास तौर पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी, उनकी तरफ से किस तरीके का यहाँ परफॉर्मेंस होता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीएसपी की पकड़ ज़्यादा है इन सीटों पर। और वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उनके लिए भी साख बचाने की यहाँ पर ज़रूरत है। वो कितना कामयाब हो पाते हैं ये 16 मई को ही तय हो पाएगा जब नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सफर आगे बना रहेगा।